हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी, सिम्स इंस्टीट्यूट। मैं वेलकम करता हूं आपको जी, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जब हमने सिम्स में ब्रेस्ट क्लिनिक शुरू किया और वो आज भी अब बड़ा अच्छा चल रहा है, बल्कि लोग बड़ा उसको जो है वो आई थिंक उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये अच्छा, ये हम बिल्कुल एक मतलब जेनेरिक सी बात, मतलब इस तरह की लेमैन वाली जो है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ में ज़रा लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि चीज़ें उनको, तो अगर हम मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अंडरस्टैंड करें। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड है, हालांकि ये मतलब है इसमें शायद आया मतलब मर्द भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फिर ये कि जो यंग गर्ल्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, और जो थोड़ी ग्रोन अप ख़वातीन हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थोड़े डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो इस पर थोड़ा सा ज़रा काइंडली बताइए कि। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको वही वाली जो आपने बात की वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक वाली, मेरा ख्याल है कि वन एंड द ओनली सेंटर है पूरे पंजाब में, सर्विसेज हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू इट। मैं कभी सोचती हूँ कि उससे इतने सारे लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और उसका बेसिक आइडिया भी यही था कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो जब भी किसी टर्शरी केयर अस्पताल में आती हैं तो बेचारी उनको समझ नहीं आती, पैथोलॉजी वहाँ है, रेडियोलॉजी वहाँ है, सर्जरी वाले वहाँ बैठे हैं, गायनी वाले वहाँ बैठे हैं, तो वो बेचारे ख्वार होते होते पूरे एक अस्पताल का चक्कर लगाते हैं। तो दैट एक्चुअली जो आपकी बहुत थैंकफुल हूँ मैं, हमेशा से रहूँगी भी कि, और पेशेंट्स के लिए भी सदका जारिया है कि वो यू हेल्प्ड अस अ लॉट। और वो हमने एक छत के नीचे, देखिए कि वहीं पेशेंट आता है, उसी कमरे से उसका अल्ट्रासाउंड होता है, मेमोग्राफी होती है, अगर कोई लियन आ जाए तो बायोप्सी होती है, चेकअप होता है और वो घर चला जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी फैसिलिटीज़ मेरा ख्याल है हमें और जगहों पे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अब आपने जो बात की फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, एक्चुअली हेल्थ का शोबा जो है ना वो समहाउ हमारे यहाँ बहुत निगलेक्टेड है। वी एज ए नेशन आर नॉट बिलीवर्स ऑफ प्रिवेंशन। हम ना मतलब जिसे कहते हैं ना, सारी लोअर मिडिल इनकम कंट्री का मसला यही होता है कि सर पे आएगी तो करेंगे, क्योंकि सुबह के वक्त उठ के रोज़ी रोटी कमाना जब जहन में हो कि पैसे पूरे होने हैं कि नहीं, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो नहीं हो सकती ना, जब तक मेंटल थिंकिंग तो तब आएगी ना जब पेट भरा होगा। तो ऑब्वियसली आधी तो कौम इस तरह की है, और मेरा ख्याल है कि कुछ पॉलिसी मेकर्स भी शायद ये सोचते नहीं हैं कि आज से 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर आज से आप सोचें, चलें 50 ईयर्स लगा दें, आई विल नॉट बी अलाइव बाय दैट टाइम, बट यंग पीपल, ये जो सारे इर्द गिर्द हैं, दे विल बी अलाइव। तो वेयर डू यू सी योर कंट्री? तो आप देखिए कि गोरे ने, यूके वालों ने अंडरग्राउंड तब बनाई थी जब वहाँ टांगे चलते थे, है ना, दे मेड द ट्रेन्स दैट टाइम, देर वो, हाँ 200 साल, दैट टाइम दिट वॉज नॉट नीडेड। लेकिन अब आप देखिए कि उससे पूरी ट्रेनें भरी होती हैं और ऊपर भी ट्रैफिक का कोई हाल नहीं होता। तो दिस इज़ वॉट यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर द कंट्री। जो हमारी ख़वातीन हैं उनका सबसे बड़ा मसला, और मैं सोचती हूँ हमेशा आदमियों का भी, वो है घर चलाना। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो हमारे मुल्क में खून की कमी, एनीमिया इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड इट इज़ लिंक्ड टू पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा हेल्थ के हमारे इश्यूज़ हैं उसकी वजह बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वन इज़ आपकी एनीमिया, दूसरा बच्चे ब्रेस्ट फीड मदर्स नहीं कराती क्योंकि दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो दूसरा क्या चीज़ है, ग्रोथ स्टंटिंग, कि बच्चे अपनी हाइट से छोटे हैं, मैल नरिश्ड हैं, क्योंकि माँ का 2 ईयर्स का ब्रेस्ट फीडिंग टाइम ले ही नहीं पाते हैं, और इट इज़ अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन टू नियोनेटल मोर्टेलिटी। जब वो बच्चा माँ का दूध ही नहीं पी पाता, माँ एक और बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो वो नेचुरली बच्चा कमज़ोर हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म, और वो बीमारियों का स्कम्प होता है जो कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं, डायरिया एंड निमोनियाज एंड एवरीथिंग, और बच्चे की डेथ हो जाती है। अब वो जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो एक और ट्रिगर शुरू हो जाता है कि यार ये बच्चा तो मर गया, अब अगले बच्चे के लिए, यू सी, तो दिस इज़ अ विशियस सर्कल, कहीं तो ब्रेक करना है। हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है कि माँ 2.5 साल दूध पिलाए, कुरान का डायरेक्ट हुक्म है, तो दैट मीन्स कि कोई फैमिली प्लानिंग करेगी तो पिलाएगी ना, वरना तो फिर दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो कैसे 2.5 साल पिलाएगी। तो एनीमिया, खून की कमी, फैमिली प्लानिंग, लो ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे की ग्रोथ स्टंटिंग, और इस सारे का अल्टीमेट डिपिक्शन किस पे जाती है, उस हस्बैंड पे जिसने कमाना है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इतनी इफेक्टेड है पूरी कौम की। आप देखिए
इन एडिशन टू द चैनल्स, लेकिन आप खुद भी अगर गौर करें जी जी, इस वक्त तो आई थिंक जनरली मतलब एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड आउट जी, तो आप देखिए कि अगर आप बाहर जाएं तो मतलब ट्रैफिक होती ही नहीं है, वो सीनरी भी अच्छी लग रही होती है, वो दरख्त भी प्यारे लग रहे होते हैं। आप यहाँ से नहर से जाएं, आप कलमा चौक से यहाँ आने तक 40 मिनट्स अगर आपको लग रहे हैं तो उस ट्रैफिक के बेहंगम में आपकी नर्व्स और पेशेंस सब ख़त्म। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा काम फैमिली प्लानिंग पे होने की ज़रूरत है। अगर मैं एक ही मसला बताऊँ पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और कुछ अरसे में हमारा ग्रोथ रेट पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका सबका स्टेबलाइज हो गया, हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुछ अरसे में तो एग्रीकल्चर लैंड सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू हाउसिंग स्कीम्स, तो रोटी कहाँ से खानी है? एग्जैक्टली मतलब हमारे ग्रो होते होते जी, मतलब ये इतना सा लाहौर था, और वो अब आप देखें मतलब है वो इधर कसूर तक लाहौर है, इधर मतलब गुजरांवाले तक लाहौर, मतलब तो ये तो। और मैं कभी अपने जो यंग जो लड़के हैं इनके लिए तो मैं बहुत फिक्रमंद होती हूँ। यकीन कीजिए कि इन्होंने घर कैसे चलाने हैं। मतलब लाख रुपए की आमदनी वाला बंदा कैन ही मेक हिज हाउस रन विद 2 किड्स, चले 2 भी बच्चे हों, उनकी एजुकेशन नहीं कर सकते ना। सिंपल एजुकेशन, और जो कि एक स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, तालीम और सेहत। तो मतलब हमारे हॉस्पिटल्स बहुत सारे सरकारी बनाए हैं हुकूमत ने, नो डाउट बहुत इस पे काम हुआ है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में लाहौर की आबादी जब 1 करोड़ थी तब ये अस्पताल थे, अब 10 करोड़ है तो कहानी वहीं की वहीं खड़ी है ना। तो एक बेड पे 4-4 मरीज़, हेल्थ केयर इफ़ेक्टेड, पेशेंट में अफरा तफरी, नफसा नफसी, बेचैनी, अनसर्टिनिटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब कुछ लिंक हो रहा है ना। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जैसे मंथली साइकिल्स जो हैं, अच्छा इसको अगर हम देखें तो जैसे अभी मतलब जनरली ये है कि यंग एज में ये शुरू हो रही हैं, फिर बहुत सारी यंग लड़कियां जो हैं वो ये कंप्लेन करती हैं कि बहुत तकलीफ़ें होता है, क्रैम्प्स बहुत होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो ये क्या मतलब ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एज में जो फ़र्क पड़ गया, ये क्या क्या आपको लगता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। बेसिकली जो हमारा बहुत बड़ा इशू है ना वो है उल्टा सीधा सोना। सारी हार्मोनल इश्यूज जो हमारी लड़कियों में, और ओबेसिटी का एक रिस्क बहुत बड़ा बढ़ता चला जा रहा है। एक तो वो क्लास है ना जिसमें मेल नरिश बट बहुत है, लेकिन जो आपकी मेजॉरिटी मिडिल क्लास है उसमें लड़कियां में बेहंगम वेट गेन बहुत ज़्यादा है। उसकी बहुत बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज अ न्यू हार्मोनल एपिडेमिक ही उसको कह देना चाहिए, जो कि इतना कॉमन हो गया है कि लड़कियां जनरली एवरी 10th गर्ल दुनिया भर में उसका शिकार हो रही है। ठीक है, अब उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जंक फूड खाना, ये फूड पैंडा और ये सारे लोग जो घरों में डिलीवर कर रहे हैं, और लॉस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अब हमारे यहाँ वही वाले मसले, वही जो मैं फिर कहती हूँ कि बाहर पार्क में जगह ही कहाँ है कि कोई वॉक करने जाए, और दूसरा कुछ ट्रेंड सेलफोन ने बाकी ख़त्म कर दिया कि उसी पे वॉक करके उनको लगता है कि हम काफ़ी कुछ हो गया है हमारे साथ। तो ये दोनों जो बातें हैं ना ये लीड कर रही हैं इस चीज़ को। और दूसरा गलत टाइम पे सोना जागना, जो रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, हमारे सारे हार्मोन सुबह रिलीज़ होते हैं। दिन में जो जब सोने का टाइम है, जब हार्मोन जो सुबह सुबह अलग सुबह, अभी भी आप देखिए गांव के लोग बहुत सेहतमंद बेहतर होते हैं बिकॉज दे राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम को वो सो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सारे काम उल्टे पुल्टे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब हल तलब है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई इलाज नहीं है या इसके एक दफ़ा हो जाए तो ये लाइफ टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द वे जिस लम्हे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करते हैं, अपनी मतलब यानी कि डाइट को प्लान करते हैं, अपने वेट को वॉच करते हैं, तो जनरली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी, जैसे कि मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो जैसे फेशियल हेयर आना और इस तरह की चीज़ें, ग्रोथ मतलब जैसे ब्रेस्ट की ग्रोथ है या बिल्कुल नहीं है या बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तो ये मतलब है इसमें फिर खुराक यानी जी बिल्कुल, जंक फूड का बहुत रोल है। मतलब डाइट, हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कि इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है पार्ट का, वो बिल्कुल डिमिनिश हो गया है लड़कियों की डाइट से भी, और मेरे ख्याल जनरली हम सब की डाइट से भी। तो दैट इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल। अच्छा, ये तो और मतलब डाइट तो बहरहाल मतलब देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मतलब डाइट एक तो
फास्ट फूड, फिर वो भी उसमें भी चिकन की क्या मतलब बहुत सारे उसके भी मसाइल हाँ, उसके बड़े मिथ्स हैं। वैसे चिकन की जो मिथ है ना, ये मिथ है। मैं एक सच्ची बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको वो कर दिया है कि चिकन के थ्रू ये सारे मामलात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप लड़कियों को भी देखें, मतलब छोटे होते हमें, मुझे याद है अम्मी को और कुछ नहीं तो रस्सा हम इतना फलांगा करते थे, बर्फ़ पानी, कितनी गेम्स खेलते थे, मतलब हर वक्त घूमने फिरने, मतलब क्योंकि सेल फोन तो होता ही नहीं था। के अंदर बैठने का कॉन्सेप्ट तो बच्चों के लिए बड़ा मतलब डिफिकल्ट था। हाँ बिल्कुल, छोटे होते कजन्स के साथ। अब तो ना कोई कज़न आता है तो ना कोई जाता है, और दूसरी बात ये है कि खेलने भागने की बजाय सेल फोन, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कम्युनिकेशंस, आपको नहीं लगता कि बच्चों में बहुत कमी हो गई है? दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट विद देयर, हमें पेशेंट, हमें मतलब जितने हम स्टूडेंट्स को हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी पड़ती हैं। पहले हमें कहाँ, हमें तो पता ही होता था कि कैसे खाला मामू के घर जाना है, मिलना है, उनको से कैसे बात करनी है, कोई और रिश्तेदार आएगा उससे कैसे करनी है। वही आइसोलेशन, आई थिंक ये स्क्रीन ने वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी तरह फिर ये जो मेनोपॉज जो है, इसकी भी कोई एज थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता मतलब अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी आपको लगता है कि इसमें भी इशू जो है वो ये फूड से रिलेटेड ही है? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। मेनोपॉज जो है ना, एक किसी भी खातून की लाइफ का ऑलमोस्ट कोई 30 ईयर्स का टाइम है। 50 ईयर्स इज़ अ नॉर्मल एज फॉर मेनोपॉज, ठीक है? तो 50 से पहले, 45 से पहले हो जाए या 40 से कम एज पे हो तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज है। और जो आपके जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों की सलामती के लिए, आपके अपने टेक्सचर, स्किन, सारी चीज़ों के लिए। तो अगर 50 ईयर्स एक एवरेज एज आप सोचें तो 80 ईयर्स एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आजकल किसी की भी। तो 30 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे मुझे तो लगा है कुछ लोगों से, जैसे मैंने सुना है कि थोड़ा सा जल्दी होना 40s में हाँ, शुरू बिल्कुल हो गया। होना शुरू हो गया। और आई थिंक ये बहुत सारा रोल इसमें, फिर वही वाली बात है मेरे ख्याल है हमारे लाइफस्टाइल का। इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है कि वाई इज़ इट सो, कि पीरियड्स के इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है इससे फिर हमारी लाइफस्टाइल का ही रोल आएगा, कुछ अरसे में दरियाफ्त हो जाएगा। अच्छा, फिर एक चीज़ और ये कि मिसकैरेजेस, ये बहुत मतलब इर्द गिर्द बहुत सुनने में ये मिलता है कि जी मिसकैरेज का, तो ये भी आपको लगता है कि मतलब कुछ हुआ है या नहीं है? मतलब ये एक नॉर्मल उसी में है या ये भी थोड़ा सा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मिसकैरेज का मसला है ना, वो ये है कि जो इनफर्टिलिटी है ना, मतलब यानी कि प्रेगनेंसी का ना होना अपने टाइम के साथ, उसके लिए बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी अब पैनिक कर जाते हैं। अच्छा। और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। जो एक ऑथेंटिक है वो तो ये है कि 1 ईयर तक आप बिल्कुल ना करें, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करें। शादी हुई है तो 1 ईयर तक वेट करें। 1 ईयर के बाद, अब तो लोग 2 महीने भी वेट नहीं करते। मुझे तो लगता है जी, वो मेरे एक दोस्त हंस रहा था, कहते जी मेरी शादी हुई तो वो 3 दिन बाद ऐसे ही ना, मतलब ये तो शायद वो पता नहीं, लोगों को लगता है कि इतना फास्ट फॉरवर्ड, हाँ, जल्दी लोग पूछना शुरू जी बिल्कुल, फ़ौरन आजकल तो बिल्कुल ये वाला सिलसिला है कि मतलब 1 मंथ गुजरता नहीं और लड़कियों में इतना स्ट्रेस लेवल ऐड हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो वो दैट इज़ ये जो हेल्दी डाइट है और फिज़िकल एक्टिविटी है, ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मुझे याद है, वो मेरी दादी जो है ना, वो कभी कभी सुनाती होती थी कि ये कि आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती हैं, इसी वजह से इनको इतने इशू होते हैं। वो तो कहती हैं जी कि जब हमारे दौर में तो जब किसी की प्रेगनेंसी होनी, उसके बाद ना एक वो बड़े से किसी बर्तन में देसी घी डाल के रख लेना और बस वो जो 40 दिन में ना देसी घी ख़त्म करना, और उसके बाद हम तो फिज़िकली भी एक्टिव। और तो मतलब ये आजकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। तो जो बहुत सारी मिथ्स थी कि जी प्रेगनेंसी में फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो इस तरह का क्या आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बात है ना, प्रेगनेंसी में हमेशा ये बात तो कहती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला, विच इज़ अ टोटल फिजियोलॉजिकल थिंग। और उसमें कुछ सिम्टम साइंस होते हैं, जैसे कि नौजिया हो रहा है आपको, थोड़ी प्रेगनेंसी के शुरू में नींद बहुत आती है, उसके अलावा फूड एवर्जन्स बहुत सारी होती हैं, दिल नहीं चाहता कई काम करने को, लेथार्जी थोड़ी फील होती है, बट दैट इज़ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद जनरली सारा चीज़ें अल्लाह की तरफ से रिवर्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ज़ाहिर है आप रेस्ट करें ज़रूर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा, चल थकावट भी बहुत है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने बहुत एक्टिविटी करनी है।
लेकिन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो कि जिसके अंदर आपने बिल्कुल एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने का प्लान करना है, उसमें डेफिनेटली एक्टिविटी का बहुत रोल है। फिज़िकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा रखेंगे, देखिए किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में मना नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू टमी एक्सरसाइजेस कि आपने अपनी मसल एब्डोमिनल मसल ट्रेनिंग नहीं करनी, बाकी तो आप हर किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब बाहर की दुनिया में आप स्विमिंग मतलब कर सकते हैं, यहाँ भी साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, हर तरह की एक्सरसाइज अलाउड है। और जितनी आप एक्टिविटी अच्छी रखेंगे उतना ज़्यादा आप खुद भी एक्टिव फील करेंगे। मतलब एक्सरसाइज इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, जिससे आपकी माइंड की पॉजिटिविटी भी होती है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होती हैं, यू फील गुड एज वेल। तो उसमें आप जितना रखेंगे उतना नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। आजकल लड़कियाँ नॉर्मल से बड़ा डरती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी हमने, कि मतलब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पेन कितनी होगी, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन देयर आर सो मेनी पेन रिलीफ मेथड जो आप ले सकते हैं और आप आराम से नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। अच्छा, ये भी बल्कि जो आपने नॉर्मल डिलीवरी की बात की कि बड़ा सुनने में मिलता है कि जी आजकल बहुत ज़्यादा सी सेक्शन ज़्यादा है, नॉर्मल डिलीवरी कम है, और जनरली लोगों का ख्याल ये है कि ये डॉक्टर्स जो है ना जान के जो है वो सी सेक्शन ज़्यादा करते हैं। तो ये अच्छा, ये जो है ना, ये सवाल तो मुझसे हर बंदा ही ना हर दफ़ा पूछता है। वो कहते हैं कि आपका क्या हाल है, यही डॉक्टर्स ही सी सेक्शन ज़्यादा करते हैं। मैं उनको यही बताती हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली ये दोनों टू वे सिलसिला ही है। कुछ यही वो वाली बात की लड़कियाँ बहुत एक्टिविटी भी नहीं करती हैं, और कुछ दफ़ा बिल्कुल भी पेन किसी किस्म की लेना भी नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि बस स्मूथली हो जाए। लेकिन जो लोग चाहते हैं, कमिटेड होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी करें, वो आपकी सारी एक्सरसाइजेज चीज़ें अपनी सारी गूगल से, अपनी नेट से डाउनलोड करते रहते हैं। वो हेल्दी डाइट भी लेते हैं और वो नॉर्मल डिलीवर होते भी हैं। दुनिया भर में नॉर्मल डिलीवरी किसी भी अगर देखा जाए तो 80% नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। 20% सेक्शन हमेशा होता है कि हार्ट बीट ख़राब हो जाए बेबी की, या पूरी पेन्स के बावजूद बेबी हेड डिसेंड ना हो, या किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसमें सिजेरियन होता है, अदरवाइज़ नहीं। मतलब इसमें यानी कि जो मदर्स हैं उनका अपना रोल भी है कि वो जितना अपने आप को फिजिकली जो है वो एक्टिव रखेंगी उतना, मतलब सिर्फ डॉक्टर पे इल्ज़ाम नहीं लगाते ना, खुद भी फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना। अच्छा, एक चीज़ और जो ये कि बहुत रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वाले से सुनने में मिलती है कि फाइब्रॉइड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ। और ये भी मतलब तो आपका क्या मुशाहिदा है कि फाइब्रॉइड्स का? नहीं, फाइब्रॉइड इज़ अ वेरी कॉमन ट्यूमर। ये प्रेगनेंसी मतलब ये ख़वातीन का कॉमनेस्ट ट्यूमर होता है, मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो। और इसमें डेफिनेटली जो है, लेकिन इसका एक मसला ये है कि फाइब्रॉइड मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस इनकी होती हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि जो हैवी पीरियड्स है ना, जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जिसे कहना चाहिए कि ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत हमारे यहाँ लोगों का ख्याल है कि हम मतलब पीरियड सही नहीं आ, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी अलामत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी अपनी हेल्थ पे टोल लेते हैं। और जो भी आप बात कीजिए कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही हैं खातून और हर महीने कर रही हैं तो एनीमिया हो जाएगा। फिर वो लेथार्जी हर चीज़ में डिपिक्ट होती है, चिड़चिड़ापन, घर का काम ना करना, कोई फोकस डिसीजंस ना ले सकना, खुशगवारी ज़िंदगी में ना रहना, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्ट्रेन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लिंक हो जाती हैं उस एक्सेसिव पीरियड से। तो ये बड़ा ज़रूरी है सबको पता होना कि जब भी ऐसी कोई बात है तो उसके बड़े अच्छे अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, तो बिल्कुल वो लें और डॉक्टर को दिखाने से गुरेज ना करें। हमारे यहाँ ये कि बहुत लेट डिसीजन लेते हैं डॉक्टर के पास आने का लोग। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। कहीं तो चले इकोनॉमी के कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ इधर उधर से पूछ के ट्रीटमेंटें करती रहती हैं। मुझे ऐसे लगता है जनरली, जैसे मतलब जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये ऐसे जैसे कि कोई सम हो ना, हमारे लोगों में कोई थोड़ा सा मिसट्रस्ट भी है। हाँ, कि वो जी डॉक्टर पे जाएंगे ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या बता दे। तो मतलब ये भी एक थोड़ी जनरली मतलब है हेल्थ सिस्टम पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों में। और उसी वजह से मतलब हमने बहुत दफ़ा देखा कि लोग लेट फिर इतनी लेट कर देते हैं कि फिर मतलब है वो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि वाकई ये बात भी हो सकती है, लेकिन वो एडवांस डिजीज़ से बहुत प्रेजेंट करते हैं। कई दफ़ा मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये साल पहले आ जाते या 2 साल पहले आ जाते तो ये बड़ा अच्छा इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल था, और शायद कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम कुछ चीज़ें बचा भी सकते। लेकिन कई दफ़ा तो स्पेशली ये कैंसर्स वगैरह इतने स्प्रेडेड आते हैं हमारे पास कि कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। और उससे पूछो कि वो क्यों नहीं आए तो उसके बेशुमार रीज़न्स होते हैं। कई दफ़ा साथ वाले घर की मतलब नेबर से मशवरा कर लिया, फिर कहाँ पास चले गए, फिर दम दरूद कराने चले गए। मतलब यानी कि जो ऑथेंटिक सी ट्रीटमेंट्स हैं
उनसे मतलब अब वही वाली बात है, नुकसान इसमें तो अपना ही है ना। अगर आप देखें मिसट्रस्ट है या नहीं है, लेकिन इट्स योर ओन बॉडी, योर ओन लाइफ, जिसको आप तो एंडेंजर भी इसमें मतलब मैंने तो ये देखा है जी कि ये ऐसे लोगों की बात नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लोगों में भी मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जो कि कोई इशू भी हो तो वो उसको मतलब पूरी कोशिश होगी कि वो डिले ही हो जाए किसी न किसी तरह, बस वो पूछते मेरा ख्याल है कि हमारी ना हेल्थ की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, अपनी बॉडी की, अपनी किसी भी इशू की हम डिले बहुत करते हैं चीज़ों को कि अच्छा चले। वही जैसे मैंने कहा ना, प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में। आप देखिए रेगुलर चेकअप्स कोई नहीं कराता, पैप्स पर कितने लोग कराते हैं, अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग पता भी होती है तो वो नहीं जाते कि अच्छा कोई मसला ही होगा तो जाएंगे। ये हमारा एक एटीट्यूड है एज ए नेशन। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है फैमिली प्लानिंग। मैं तो जब से आँख खोली वो उसके स्लोगन बदलते रहे, बट ये अभी तक वो फैमिली प्लानिंग वन वे और दी अदर जो है वो चल ही रहा है। अब मतलब उसमें क्या बेहतरी आई, और इसमें आपको लगता है कि अभी कोई ऐसा कुछ ट्रेंड है कि जिसमें कोई रूरल अर्बन में कोई अर्बन में बेहतर हो रही है, रूरल में नहीं हो रही, फिर कोई रिच एंड पुअर का कोई फ़र्क, और ये मतलब क्या ऐसी वजह है कि हम जो हर चीज़ जो हमारी जो ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, चाहे वो आयोडाइज सॉल्ट की बात हो, चाहे वो पोलियो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, हर चीज़ जो है वो ट्रिकल डाउन करके फैमिली प्लानिंग पे चली जाती है। हमें क्यों इतनी अनसर्टेनिटी या कोई इतना क्यों हमें ये मतलब लगता है कि शायद सारी दुनिया जो है वो हमारी फर्टिलिटी ख़त्म करने के पीछे ही है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपने बात की है। वाकई में अगर आपकी बात सोचूं तो हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अल्टीमेटली फैमिली प्लानिंग पे ख़त्म होती है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है कि इसमें ना हम सब बराबर के शरीकी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब किसी ने कभी कोई इसके मुतल्लिक ध्यान नहीं दिया है, इसको पॉलिसी मैटर ही नहीं बनाया, इसको डिस्कस ही करना नहीं चाहते थे। जिस ज़माने में बच्चे दो ही अच्छे का स्लोगन चलता था और जिस ज़माने में हर वक्त आता था हमें कि मतलब हमारा जिसे कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे का स्लोगन, तो मैं हम सब नहीं देखा हुआ, हमारे बड़ों ने जब तो देखा, और उसके बाद इस ऐड को देखते हुए अल्टीमेटली आप देखिए कि उस स्टेज पे हमारी जो फैमिली प्लानिंग थी, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट बहुत ऊपर चला गया था। अब पिछले 15 बल्कि 20 साल से 35% पे है। ईरान का 60% है, इंडोनेशिया का 50% है, बांग्लादेश का इस वक्त 55% पे आ चुका है, इजिप्ट का 60% है, टर्की का 60-70% है। तो आप देखिए कि हर मुस्लिम कंट्री अराउंड हैज़ 60-50% रेट, और एक हम है जो कि अभी तक 35% पे बैठे हुए हैं। 5th लार्जेस्ट कंट्री हम इस टाइम है, और अगले 2050 की जो प्रेडिक्शन है उसके अंदर तो हम 4th पे चले जाएंगे ना, जस्ट यूएस से इंडिया और चाइना हमसे ऊपर रह जाएगा। तो इस सारी कहानी में मसला ये है कि जब तक हम सब एज ए नेशन नहीं सोचेंगे और कुछ जब तक गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं करेगी, ये नहीं कुछ भी होगा। लोगों में मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं और जिनके यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहन में है कि जी जो भी कोई करेगा उसके शायद अगले बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो मतलब अर्निंग हैंड, तो वाली बात है ना कि अनएम्प्लॉयड यूथ आप देख लें, ये 60% इस वक्त हमारी यूथ है। 20 से 30 साल के जो लड़के हैं उनके पास कुछ करने को नहीं है, रोज़गार है नहीं, अकेले हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। तो आज जो ब्रेकें लगाएंगे हम सब मिल के, वो 40 ईयर्स बाद नज़र आएंगी। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट कि आपको आज अगर आप 2 से 3 बच्चों पे आए, चले 3 पे ही आ जाएं, चले 4 पे ही आ जाएं, 7-8 से जब कम हो गए 4 पर आएंगे, और 4 के 40 साल बाद नज़र आएगा कि पाकिस्तान पे कोई इफेक्ट है। दैट इज़, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट एज एन इमरजेंसी। ये वाकई एक इमरजेंसी की ज़रूरत है, और इसमें मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के अलावा एग्रेसिवली हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, लोगों को मोटिवेट करना। अब कुछ ऐड दोबारा चलने शुरू हुए हैं टीवी पे ना, अब कुछ आने शुरू हुए हैं कुछ अरसे से, लेकिन बात ये कि इसको लिंक जब तक हम मैटरनल हेल्थ से नहीं करेंगे और बच्चों की हेल्थ से, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग इसको क्यों नहीं ऐसे सोचते। किस आदमी की ख्वाहिश नहीं होती कि उसके बच्चे हेल्दी हों? इट्स नॉट अबाउट अ फीमेल। आप मुझे बताएं, यू डोंट वांट कि आपके बच्चे खूबसूरत हों, हेल्दी हों, सेहत, स्कूल जाते हों।
हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, और मर्द को अल्लाह ने कवाम बनाया है, ही इज़ द डिसीजन मेकर ऑफ फॉर द फैमिली. तो आई डोंट नो व्हाई मेन आर आउट ऑफ इट. हाँ, बस वो मेरे ख्याल हम शायद सोचते भी कम है. हम शायद मतलब है इतना कोई, मेरे ख्याल क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना हमारे यहाँ, शायद वो भी एक चैलेंज है. अच्छा, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें कोई आपको लगता है कि ये कोई मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का कुछ है बेहतर? क्योंकि मतलब ये भी एक चैलेंज रहा कि वो ज़्यादातर तो पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव पे जाना ही नहीं है, अगर जाना भी हो तो ज़्यादातर फिर वो औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी उसी ने ही करना. तो अभी कोई मेल कॉन्ट्रासेप्शन कोई इम्प्रूव कर रही है या वो? नहीं, बिल्कुल. बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी हमारे यहाँ जो स्टैट्स कहते हैं वो कहते हैं कि मॉडर्न मेथड जो है ना, जैसे जिसमें कॉपर्टी है और इम्प्लांट है. इम्प्लांट बड़ा अच्छा तरीका है, ये बाजू के अंदर आप रख लें इम्प्लांट. इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड. 5 साल के लिए इफेक्टिव है ना, आपको कोई रोज़ मेथड की ज़रूरत है, और रिवर्सिबल है. सबसे अच्छी बात ये कि ये सारे मेथड्स रिवर्सिबल हैं. आपका जब दिल करे, द एम इज़ टू गिव अ गैप फॉर 3 years. हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग, कि आपने 2 बच्चों के दरमियान 3.5 साल का वक्फा रखना है बस. उसके बाद आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करें. आप जब ये 3.5 साल का वक्फा रख लेंगे तो किसी किस्म का ना माँ को नीमिया होगा ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम. देखिए, कौन माँ नहीं चाहती बच्चे को एंजॉय करना? हर माँ का दिल चाहता है, बाप का दिल चाहता है बच्चे से खेले, उसके साथ. बताइए कि सब अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा मेंटल रिलैक्सेशन है अपनी औलाद से खेलना, उसको ग्रो होते देखना, उसको खुशी से महसूस करना. तो आप अगर उस सारी कहानी में एक और मतलब बच्चा आ गया है ना, आप उसको देख रहे हैं ना आप वो कुछ करें, तो 3.5 years इज़ अ वेरी आइडियल वक्फा. वही जो 2.5 साल का दूध और उसके बाद साल का गैप प्रेगनेंसी का, जो एक आइडियल अल्लाह ताला ने भी बयान किया है. तो कहने का मतलब ये कि हम वो कर लें. और मेथड्स बहुत सारे हैं, सब रिवर्सिबल है, वेरी सिंपल आर अवेलेबल. अभी भी मेन का मेथड कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा है, कॉन्डम्स व इंटरप्टर्स वो अभी भी ज़्यादा करते हैं. लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम एज डॉक्टर्स कहते हैं कि फ़ीमेल मेथड्स आर वेरी सिंपल एंड इफ़ेक्टिव. सिर्फ उस पर एक यूज़ करने की ज़रूरत है. मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को भूल के हर चीज़ ट्रीटेबल है, और अगर मेथड सूट नहीं करेगा तो दूसरा यूज़ कर लें, वो ख़त्म कर देंगे. कौन सी ऐसी बात है कि वंस डन इट विल नॉट बी अनडन. अच्छा, ये एक तरफ तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात है, दूसरी तरफ मतलब जैसे अगेन मैं लाहौर में अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, लोगों से जब बात होती है तो दूसरी तरफ जो यंग कपल्स में आप देखें तो इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है. अब ये भी एक साथ साथ एक चीज़ है. तो इस पे क्या आपको लगता है कि आपके पास लोग जो आते हैं उनमें यंग कपल्स में ये कोई, डू यू एक्चुअली थिंक ये ग्रोइंग फर्टिलिटी मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं है इसका ट्रेंड. लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है कि औलाद के लिए हम ज़ाहिर एक बेसिक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी और होनी भी चाहिए. तो उसके लिए मैं मतलब ये नहीं कि दोनों फैक्टर्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों. हमारे यहाँ इशू ये है कि मेल बहुत अर्से तक टेस्ट ही नहीं कराते. मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ कि 2-2 3-3 शादियाँ कर ली हैं आदमी ने और उसके बच्चा एक भी नहीं हुआ. उसकी वजह यह है कि उसके स्पर्म्स ही नहीं है. परसों तरसों एक पेशेंट आई हुई थी, उनका भी यही इशू था, 0 स्पर्म्स. लेकिन वो कहें कि जी मेरे किस तरह से कोई एक बेबी पैदा कर दें. मैंने कहा जी 0 स्पर्म्स के साथ किसी किस्म का कोई चांस नहीं है. तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड शुड गेट देमसेल्फ टेस्टेड एज वेल, और टेस्ट करवा के अगर कुछ थोड़े बहुत स्पर्म काउंट ऊपर नीचे है तो उसका इलाज मुमकिन है. बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे अच्छे मेथड्स हैं. रादर देन हाइडिंग द थिंग और मुंह के ऊपर वो रख के बैठ जाए और कहे जी हमें तो कोई मसला ही नहीं है. ख़वातीन के अगर पीरियड जनरली रेगुलर हैं तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक होता है. मतलब 38 की एज के बाद डिक्लाइन कर जाता है काफ़ी हद तक. एज इंपॉर्टेंट है खातून की. 38 के बाद पीरियड्स रेगुलर भी हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, बहुत अनलाइकली होता है. तो इससे पहले ट्राई करना चाहिए, अपने टाइम पे रिप्रोडक्टिव लाइफ में कर लेना चाहिए. बाज़ दफ़ा बहुत आजकल इकोनॉमिक स्ट्रेन्स हैं, बहुत सारी लड़कियां डिले भी बहुत कर जाती हैं. कुछ बहुत अर्ली मैरिजेस भी नुकसानदेह हैं लड़कियों के लिए. मतलब जो एक ऑप्टिमम टाइम है 20 से लेके 35 ईयर्स, दैट्स अ गुड टाइम टू गेट प्रेगनेंट. सही. तो ये अच्छा, क्योंकि हम वही बात है ना जी कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो हर चीज़ का नज़ला तो औरत पे ही गिरता है. यानी आज भी पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी साइंस ने तो बता दिया कि जी जो बच्चा है वो बाप का मेन उस पर रोल है ना. लेकिन वही बात आपने की कि जी
मतलब बच्चा नहीं हो रहा तो वो औरत पे ही उसका जुल्म हो रहा है, या वो उस औरत के ऊपर ही एक और, मतलब वो खुद नहीं देख रहा कि उसका अपना इशू हो सकता है और वो और शादी कर ली और शादी कर ली। मैं एक साहब को जानता हूँ, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, और वो वही कि वो आई थिंक वो 3 शादियाँ उन्होंने की, बट वो मतलब अब क्योंकि हम वो, और फिर वो जो एक मर्दानगी हमारे यहाँ है कि हम ये तो मानने को तैयार ही नहीं होते ना जी, मर्द अक्सर के जी वो अपना इशू। अच्छा, और इसमें ये जो एक और इशू जो हम वायलेंस के हवाले से भी, जो घरेलू तशद्दुद के हवाले से देखते हैं कि बच्चियों का, मतलब कि जी बच्ची पैदा हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि जी वो बच्ची की वजह से जो है वो, और बीवी जो है उस पर तशद्दुद भी होता है, वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। और अभी भी आप मतलब ये जो लाहौर में लोग आपके जो, अगर आप इंटरेक्ट करें तो वो लोग अभी मर्द ये नहीं अभी उनको समझ आई कि ये उनका रोल है, जो है ये बीवी का रोल नहीं है इसमें। बिल्कुल भी नहीं समझ आई। मतलब मेरी एक अभी कल परसों एक पेशेंट आई थी, उनके हस्बैंड की पहली वाइफ से 6 डॉटर्स थी, उन्होंने दूसरी शादी की, उससे 4 बेटियाँ। अब यू सी 10 किड्स, उनकी मेंटल स्टेटस का क्या हाल होगा जो घर में रोज़ ये बात हो रही होगी कि बेटी और बेटा नहीं हो रहा। और मुझे आप ये बताइए कि आजकल के दौर में क्या डिफरेंस है। इट्स योर माइंड सेट। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितनी है इज़्ज़त फ़ख्र और मतलब उसका बायस हूँ, बिकॉज दे हैव रेज्ड मी लाइक दिस। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से रेज़ किया है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जज जगहों पे भी कहेंगे डॉक्टर तैयबा के पेरेंट्स हैं, तो वो दे फील प्राउड ऑफ दैट। तो मैं जो मेरे पास ये पेशेंट्स आते हैं ना, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि ये आपका माइंड सेट है। इतनी मेरी हमारी बड़ी अच्छी फैमिली फ्रेंड है, उनकी 2 बेटियाँ हैं, बिज़नेस में अपने फादर के साथ हैं, दे आर डूइंग द बिज़नेस, और इतना अच्छा वो संभाल रही हैं, एक रेस्टोरेंट चला रही है, एक वो कर रही है, मतलब दे हैव एम्पावर्ड देम इन दैट सेंस। तो आप अगर यही सोचते रहें कि जी हमारे लैंड्स उसके पास चले जाएंगे और बेटी पे दुख मनाते रहें, तो आप तो फिर ज़िंदगी में कभी इस लेवल पे कभी भी नहीं जाएंगे। नस्ल चलने वाली जहाँ तक बात है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी नस्ल चल रही है या नहीं है, मुझे पूछना है अल्लाह ताला ने कब्र में। पहला क्वेश्चन मुझे कब्र में अल्लाह ने ये पूछना नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे उससे क्या वो चलेगा, मतलब आई एम गॉन तो आई एम गॉन। तो बात ये कि आप इन चीज़ों को कि वो मतलब देखिए, ख़वातीन घर में बैठी, दादी नानी आपके पेरेंट्स, वो कह उनका होता है कि, और ख्वाहिश फितरी हर एक की है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल कुर्बान ही हो जाएं और अपने आप को मेंटल टॉर्चर का शिकार कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान में लिखा है किसी को बेटे दूंगा, किसी को बेटियां दूंगा, किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। तो इसके लिए ना मेंटल सुकून तबाह नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ट्राई करें। मतलब तो बहुत सारे और तरीके भी हैं साइंसी भी, जिसमें यू कैन डिस्कवर कि बेटा कैसे होना है। मैं उसमें बिल्कुल किसी को वही नहीं कहती कि वो क्यों करते हैं ऐसे, लेकिन ये कि ख्वाहिश होना एक और बात है, लेकिन उसको ज़िंदगी का दुख बना लेना वो एक और बात है। तो वो जो कलाई खातून ने कही थी 10 तो बेटियां हो चुकी हैं, अब हम 11वीं के लिए हम आपके पास आए हैं कि कोई बेटे का मशवरा दे दें। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड को अभी तक दोनों से तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। अच्छा, ये एक कुछ अर्सा पहले कराची में बहुत ख़बरें आती थी फीटस किलिंग के हवाले से कि जी वो अल्ट्रासाउंड कराया ईदी के झूले में जो बच्चियां डालते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी मतलब ये अभी भी नहीं ख़त्म हुआ अनफॉर्चुनेट। हमारा जो एक माइंडसेट है ना, एक तो बहुत सारी से मैं कभी कभी सोचती हूँ ख़वातीन का भी बहुत रोल है, जो घर बैठी हुई अम्मियाँ जो है ना, वो हर वक्त माँ, मतलब जो मदर इन लॉज भी हैं, वो कभी कभी बहुत भी अच्छी होती है और कुछ नहीं भी कहती, नहीं वो कभी कभी इस ख्याल का इजहार जब कर देती हैं कि बेटा होना चाहिए था या कुछ है, तो वो फिर मेरे ख्याल है कभी कभी इफ़ेक्ट करना शुरू हो ही जाता है माइंड पे। और मेरे ख्याल है कुछ नेचुरल भी है, लेकिन ये कि वही आपको जैसे मैंने कहा ना कि इस लेवल पे नहीं चले जाना चाहिए कि अल्लाह को इसे ही चैलेंज कर लें कि नहीं आपने देना है तो एक जान ले लेनी। हाँ, ये तो नहीं वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत तो बड़ा गुनाह है। उसके लिए तो कुरान की आयत भी है कि जिंदा जाग गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि उसके साथ कैसे हो। तो दैट हैज़ बीन गोइंग सिंस एजेस। तो अच्छा, ये अब एक और आजकल क्योंकि साइंस की तरक्की के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो जो, तो अब जो सेक्स सिलेक्शन है
अब ये भी आई थिंक लाहौर में भी बल्कि नहीं, ये बिल्कुल, ये तो बहुत एक दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ बीइंग डन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक सिलेक्शन पॉसिबल है, टेस्ट ट्यूब के ज़रिए होती है। मतलब इट हैज़ अ कॉस्ट ऑब्वियसली, लेकिन ये पॉसिबल है। मतलब अगर आप जेंडर बैलेंसिंग चाह रहे हैं और आपकी यानी एक बेटी है या 2 बेटियाँ हैं और आप चाहते हैं कि अब बेबी बॉय हो जाए, तो दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा 100% नहीं है इसकी, मतलब यानी कि किसी भी कपल में कोई 30-40% का चांस हम देते हैं, मतलब वी डू इट। तो ये लेकिन लाहौर में आप हाँ जी, लाहौर में, कराची, हर जगह हो रहा है। तो ये क्या कोई बहुत एक्सपेंसिव हाँ, एक्सपेंसिव है तकरीबन, मतलब मेरे ख्याल 9-10 लाख तो लग ही जाते हैं इसके प्रोसेस पे। सही। तो बहरहाल अब यानी आहिस्ता आहिस्ता जेंडर बैलेंसिंग मुमकिन है, हाँ, जो लोग चाहते हैं दे हैव एन ऑप्शन विद दैट। और मतलब है तो मतलब कितने परसेंट सक्सेस तकरीबन सक्सेस रेट वही वाली बात है ना, 100% फिर अल्लाह की ज़ाती है, वरना तो हर किसी का हो ही जाए बेबी, ऐसा नहीं होता। मतलब तकरीबन 40% से 50% तक चांस होता है उस, मतलब उसके अलावा मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, उसके लिए प्रोसेसिंग है, और उसके अलावा मतलब जब होता है तो बॉय ही होता है, लेकिन बात ये है कि इट्स नॉट 100%। तो आप इसके साथ जो है वो जो कैंसर्स इन वुमेन जो है उसके ऊपर बड़ी पैशनेट हैं, उसके ऊपर आप बड़ी आवाज़ भी उठाती हैं, उस पर काम भी बहुत करती हैं। तो और उसमें भी अब देखें कि जैसे चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, प्रिवेंशन के हवाले से, फिर उसकी अर्ली टेस्टिंग के हवाले से, तो अभी भी आई थिंक ये चैलेंज है। तो आप इसको क्या आप क्या देखती हैं कि जो कैंसर्स हैं ख़वातीन के, उनमें ज़्यादातर आप कौन सी ऐसी कैंसर्स जो हैं वो कोई आप पेशेंट्स आप के पास आते हैं, और कोई भी लोगों में कोई कुछ है रुझान अर्ली डायग्नोसिस से, या नहीं अभी मुश्किल ही है? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत वही वाली बात ना कि ख़वातीन जब तक पहले तो अपने आप को बच्चों से बाहर निकालें, तो फिर ये है कि अपने मुतालिक सोचें, एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा, फिर नेचुरली उसी तरफ। दूसरी बात ये है कि हेल्थ केयर में वही ना, प्रिवेंशन पे कोई जिक्र नहीं है। अब हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, फिर भी वो उसकी प्रिवेंशन नहीं करते, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि दे नो केस इट कैन हैपन। और हम जितना मर्जी अवेयरनेस भी दें, लोगों में भी बहुत इश्यूज़ है, मतलब बताएं भी उनको एजुकेट भी करें, लेकिन हमारे यहाँ जो फैमिली प्रेशर्स हैं ना, वो बाज़ दफ़ा हम सब की एजुकेशन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप समझाएं भी तो, लेकिन जो खाला ने कहा है या जो चची ने कहा है या जो साथ वाले घर वालों ने कहा है, उसकी उनको ज़्यादा वेटेज लगती है। और मैं चाहूँगी कि ख़वातीन शुड देखिए, क्योंकि देखिए खातून एक घर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रुकन होती है। जो मर्ज़ी आप कहें, लेकिन अगर आपकी माँ सेहतमंद नहीं है या माँ बीमार है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। और मेरे ख्याल है हस्बैंड के लिए भी एक बड़ी कंफर्ट लेवल होता है कि घर आए तो वाइफ उसकी अच्छी सेहतमंद, मतलब खुशगवार मूड में उसके साथ मिले, आपका एक ज़ाहिर थकावट सारे दिन की दूर हो जाती है। तो ये अगर इस तरह से आप नहीं सोचेंगे और अपने आप को निगलेक्ट करते रहेंगे और बीमारियां बढ़ती चली जाएं, तो एनी वुमन, मतलब मेन की डेथ भी अल्लाह ना करे, मेन की भी बीमारी उतनी मुश्किल है और तकलीफ दे है, लेकिन आदमियों के लिए ख़वातीन का बड़ा होता है कि फ़ौरन जाएं जी डॉक्टर को दिखाएं, और अपने लिए खुद भी। एक तो ये कहना कि जी हस्बैंड निगलेक्ट करें, नहीं, दे निगलेक्ट देमसेल्व्स अ लॉट। तो कैंसर स्प्रेडेड ही आता है हमारे पास, हार्डली कभी ऐसा हो कि बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाए। स्टेज 2-3 से बियॉन्ड ही आता है, जब फिर उसके ऊपर ख़र्चा इतना होता है। अब देखिए कीमोथेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और जितनी भी गवर्नमेंट ट्राई कर ले, रेडियोथेरेपीज़ ये वो, इतने सेंटर्स हमारे कैंसर के नहीं हैं। अभी रिसेंटली वज़ीर आला साहब ने एक बनवाया है सेंटर, जो कि मतलब पूरा डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है। अदरवाइज इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। इस वजह से उससे बेहतर है कि उसकी प्रिवेंशन पे काम करें। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी फैमिली में रन कर रही होती हैं, अगर टाइम पे स्क्रीनिंग कराएं, स्पेशली ब्रेस्ट तो आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है, तो आप उसकी टाइम पे अपने आप को डिटेक्ट कर लें, अर्ली डिटेक्ट कर लें, तो वो छोटा सा कैंसर आपको जस्ट उसी सिर्फ सर्जरी से ही काम हो जाएगा, आगे का मुश्किल ही नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बहुत दूर है सारा सिलसिला। मरीज़ों की ऐसी सी कहानियाँ होती हैं, पता नहीं किधर किधर से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जाके एक पेशेंट आई तो उसने आया कि जी उन्होंने कहा कि आप जाएं रावी के पुल पे ऐसे गोश्त उठा लें कि चील ऊपर से पकड़ लें, फिर आप बचेंगे। मतलब कहते हैं डॉक्टर साहब हम यहाँ भी पढ़े लिखे जाके उछाल रहे हैं। मतलब मैंने कही हाँ, आपको नहीं समझ आई कि ये बात, दिस इज व्हाट दैट हैपेंस। अभी भी देखेंगे हम जो है वो वहीं खड़े। पता नहीं वो अच्छा। फिर ये था कि शायद पढ़े लिखे, तो ये अगर पढ़े लिखे लोग भी
इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब फिर तो गांव में तो फिर तो वो जस्टिफाइड है, फिर तो वो जो कुछ कर रहे हैं फिर तो वो जस्टिफाइड। अच्छा, अब आप एजुकेटर भी हैं, आप प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो अभी मतलब ये जो यंग बच्चे आ रहे हैं इनके मतलब क्या आपको लगता है कि अब ऐसे नहीं है कि मतलब मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज है और वो बच्चों में भी बड़ा इशू है, और वो मैंने कुछ जो इंटरेक्ट किया मेडिकल के स्टूडेंट से, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली सवाल किया कि अच्छा आप लोग डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे तो हार्डली किसी कोई बच्चा जवाब ही नहीं मतलब वो ऐसे कोई आई बाई शाई में। तो मतलब आपको क्या, आप तो इतने सालों से पढ़ा रही हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, और तो ओवरऑल मतलब यूथ से डील करना और फिर जो मेडिकल जो हमारे जो प्रोफेशन में ये यूथ आ रही है, तो इससे आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या आपको लगता है कि ये आई थिंक मैं तो अभी भी बहुत पुरुमीद हूँ। मैं बड़ा मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उन जैसा पोटेंशियल किसी और में नहीं है। बहुत बहुत पोटेंशियल है उनमें। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये रोज़ रोज़ की जो हमारे मुल्क के हालात हैं, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ उस पर नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हम ना पॉजिटिव बातें नहीं करते। हम समहाउ जो कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव इसलिए नहीं करते कि नज़र लग जाएगी। मुझे बहुत कभी कभी अफसोस भी होता है यकीन कीजिए कि हम फेसबुक पे, मीडिया पे अपनी कभी कभी अकम्पलिशमेंट्स लगाएं। तो अब देखिए, जैसे मेरे अपने टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ। ज़ाहिर है मैं उनको बड़ी दफ़ा पॉजिटिव बातें, वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि सबसे प्यारा शहर आपको, मैं आई हैव सीन ऑल द वर्ल्ड, कौन सा लगता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ लाहौर। मैंने कहा कि मेरे लिए लाहौर जैसा कोई शहर नहीं। मैंने कहा मुझे इसकी नहर, इसके पत्ते, इसके गार्डन्स, एवरीथिंग अबाउट लाहौर इज़ जस्ट फर्स्ट लव। मैंने कहा मुझे तो वो बहुत पसंद है। तो वो फिर हमेशा बड़ी हैरत से पूछते हैं कि क्यों इतनी दुनिया आपने देख ली है। मैंने कहा जब आपको फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न होने का जो एक एहसास है ना, वो आपको बाहर जाके फ़ौरन हो जाता है। आप जो मर्ज़ी कह लें, मतलब वो आपको, देखिए आपको वो हमेशा अपने इम्पोर्ट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बेस्ट ब्रेन्स वो लेते हैं। यूके की सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारे सर पे चल रही हैं कि हमारे बच्चे वहाँ फ़ीस देते हैं, ऐसे ही है ना। और मैंने कहा पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ चैनलाइज करने की देर है। आपको थोड़ा सा मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर हमारे लोग, हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पे इन्वेस्ट करें तो कोई इस जैसा शहर नहीं है। और दूसरा ये कि जो यंग माइंड्स होते हैं ना, वो बहुत ब्लॉसमिंग होते हैं। आप देखिए जितने भी दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप 40 से नीचे एम्प्लॉय करें जो करना है, 40 के बाद माइंड तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है घर बैठे बहुत सारी चीज़ें ये लड़के कर रहे हैं, लड़कियां भी, और जज्बा कहीं नहीं जाता। प्रॉपर अगर आपको रोल मॉडल्स मिल जाएं, आपको अच्छे लोग मिल जाएं, जैसे मेरी अम्मी कहती है ना कि अच्छे लोग जब मिल जाएं उनके साथ एक राब्ता रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। तो मेरे ख्याल है हमें पॉजिटिव चीज़ें बच्चों के साथ करते रहना चाहिए और उनको बताना भी चाहिए। और सोशल मीडिया पे भी पॉजिटिव काम जो लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी ज़रूर नशर करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज़ बीइंग पोर्ट्रेड सो नेगेटिवली। अगर आप देखें जो चैनल पे टॉक शोज़ होते हैं, सवाए बुराई के कुछ नहीं होता, तबाह हो गए, गिर गए, मर गए, लेकिन पॉजिटिव बातें कोई नहीं करता कि इस बंदे ने इतनी फिलैंथ्रोपी की, इन्होंने यहाँ तक कर दिया, अब हमारा वन स्टॉप ब्रेस्ट लेने की देख लें, इट्स अ पॉजिटिव मिसाल, इस पर इतने लोग ठीक हो गए। कोई सक्सेस स्टोरी चला दें कि जब मैं उधर से आई गाँव में, मैंने ये देखा, ये मेरे साथ इतना अच्छा सलूक हुआ है, डॉक्टर ने मुझसे इतना, हमारे वार्ड में कभी कभी पेशेंट बड़े खुश होते हैं, हमें मिठाई दे के जाते हैं, हमारे साथ वीडियो बनवाते हैं, पिक्चर उतरवाते हैं, फिर हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं कि उसने आगे हमें इतना अच्छा सलूक हुआ हमारे साथ, डॉक्टरों को हम इतनी दुआएं दे के जा रहे हैं, हम ठीक होकर चले गए। तो यू सी दैट अल्टीमेटली पॉजिटिव फ्रेम हमारी सारी लड़कियों में, रेजिडेंट्स में, जो बेचारी सुबह से रात तक ड्यूटी कर रही होती है, दैट गोज़। तो मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिव बातें करते रहना चाहिए। हम चीज़ें सेलिब्रेट थोड़ा और तरह से नहीं करते हम सेलिब्रेट। तो अच्छा, अब आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं लाहौर की, आप एक लीडिंग डॉक्टर हैं, तो आप क्या लोगों को ओवरऑल क्या मशवरा देंगी कि हम जो एज अ सोसाइटी और हेल्थ की तरफ ओवरऑल, मतलब आपको क्या लगता है कि मेरा ख्याल है कि मैं ओवरऑल जो मैसेज भी और जो मैं लोगों को भी कहती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें।
एक दूसरे का ख्याल इस लिहाज से कि देयर इज़ नो कंपटीशन अमंगस्ट एवरीबडी। जिसके पास बहुत पैसा है उसके अपने चैलेंजेस हैं, जिसके पास बहुत कम है उसके अपने चैलेंजेस हैं। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आपकी लाइफ का चैप्टर मैं नहीं जानती, मेरी लाइफ का चैप्टर आप नहीं जानते। तो जस्ट ट्राई टू बी गुड टू एवरीबडी और ट्राई टू हेल्प ईच अदर। जहाँ पे आपको मुश्किल हो और आपसे कोई सवाल दराज करे तो कोशिश सोचेंगे उसको अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है। ट्राई टू हेल्प। 100% आप नहीं कर सकते। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मैं अपने लिए मैं चाहूँगी कि मेरा पिक्चर पोर्ट्रे एक ऑथेंटिक पर्सन के तौर पे हो, कि डॉक्टर तैयबा से जो भी मशवरा लिया जाएगा, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो किसी और तरीके से है, शी विल ट्राई टू टेल द ट्रूथ। 100% तो नहीं पॉसिबल होता, ज़ाहिर फरिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नहीं ऐसा चाहूँगी। मैं अपना इमेज ऐसा चाहूँगी कि ऐसा लगे कि डॉक्टर तैयबा इज़ ऑथेंटिक एंड शी विल लाइक टू हेल्प अदर्स। और दूसरा है कि मेरा ख्याल है कि दूसरे को डेवलप ज़रूर करना चाहिए। आई ऑलवेज़ ट्राई टू डेवलप माई यंगस्टर्स विदाउट एनी बायस, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। जो रिटर्न मिलता है वो अल्लाह से मिलता है और वो ज़रूर मिलता है। और यंगस्टर्स को मेरा मशवरा ये होता है, नेवर बी अफ्रेड टू वर्क हार्ड। हार्डर यू वर्क लकीयर यू गेट। मेरा तो ज़िंदगी का ये प्रिंसिपल है। मेहनत को अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं करता। फ्रूट कब मिलना है, KFC वाले को देख लें, 75 ईयर्स पे ही बिकम द मिलियनियर। सारी उम्र से 1 रुपया नहीं था उसके पास। उसकी लाइफ की स्ट्रगल देखें, मतलब स्टीव जॉब्स की स्ट्रगल देखें, कोई स्ट्रगल्स की इंतहा नहीं है, क्या ज़िंदगी उन लोगों ने गुजारी होगी। तो यू सी देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम। और दूसरी बात ये कि किसी की बड़ी गाड़ी से, किसी के बड़े घर से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड और पीसफुलनेस भी। आई थिंक ये जो आपने जो कंपटीशन की बात की ना, ये तो आई थिंक $1 मिलियन की बात है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग मैं इर्द गिर्द देखता हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद वो, क्योंकि कंपैरिजन में वो जो है उसको भूल के और जो नहीं है उसके पीछे भागी जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। थैंक यू वेरी मच। आपसे हमेशा बात करके बड़ा अच्छा लगता है और आप से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।